हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। माई सेल्फ निधि पाराशर। और बेटा लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 2 को हम आज पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में मैंने इसी स्लाइड यही जो कंटेंट है यहाँ पर मेंशन्ड है, इसमें मैंने सिंटेक्स डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ एरर डिस्कस किया था और सी लैंग्वेज के कुछ बेसिक्स की बात हम कर रहे थे। और वहां पर जो फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके उनकी बातें आज हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्लाइड में ये जो सी का कैरेक्टर, ये सी लैंग्वेज के जो बेसिक्स हैं इनके बारे में आज हम कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे। ठीक, चलिए। तो ये प्रीवियस स्लाइड्स हैं जो हम अभी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इन्हीं स्लाइड्स को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़ लिए थे और सी लैंग्वेज के डिफरेंट कंपोनेंट्स में यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, है ना। कीवर्ड क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं और आइडेंटिफायर का नाम रखने के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट कहां से शुरू करेंगे? यहां से कांस्टेंट से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कांस्टेंट का मतलब क्या है ना। क्या मतलब होता है कांस्टेंट का? देखो इस तरह से, यहां से देखिए। सपोज मैं आपसे कहूं कि दो टर्म है हमारे पास, एक तो टर्म है हमारे पास वेरिएबल, है ना, और एक टर्म है हमारे पास कांस्टेंट। दो चीजें हैं। वेरिएबल क्या है? जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है ना। वैल्यू या हुज वैल्यू कैन बी मॉडिफाइड। वेरिएबल कौन सा है? जिसकी वैल्यू को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। कांस्टेंट क्या है? हुज वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाइड। कोई ऐसी एंटिटी, कोई ऐसा कंस्ट्रक्ट जिसकी वैल्यू को हम मॉडिफाई ना कर सकें, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक, अब जैसे मैंने लिखा इंट a इज इक्वल टू 10, ये स्टेटमेंट मैंने लिखा एग्जांपल। तो इस स्टेटमेंट के अंदर ये जो आपका a है, दिस a इज योर वेरिएबल, है ना, एंड दिस 10 इज योर कांस्टेंट। कैसे? क्या मतलब हुआ इस बात का? भाई a एक आइडेंटिफायर है जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ये और वेरिएबल क्यों है ये? क्योंकि इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। अभी क्या मतलब हुआ इसकी वैल्यू को चेंज करने का? भाई यहां पर मैंने a को एक मेमोरी लोकेशन दिया। अभी जब हमने इसको इनिशियलाइज किया, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन का मतलब कि कोई वेरिएबल क्रिएट करना, डिक्लेयर करना और साथ साथ उसको कोई वैल्यू दे देना। डिक्लेरेशन के टाइम पर ही अगर आप वेरिएबल को कोई वैल्यू दे देते हैं तो उसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ दैट वेरिएबल, है ना। अब इस टाइम जब हमने इसको इनिशियलाइज किया तो इसकी यहाँ मेमोरी में इसमें क्या स्टोर करा लिया मैंने? 10, है ना। तो अब देखो ध्यान से समझो, क्या इस 10 की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं? नहीं। जो 10 की वैल्यू है वो हमेशा 10 ही रहेगी। क्या हम कह सकते हैं कि 10 जो है वो 20 बन गया, ये 30 बन गया, ये 1 जो है वो 2 बन गया, 3 बन गया? नहीं। जब भी हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो कांस्टेंट एज इट इज यूज होता है, उसकी वैल्यू को हम कम ज्यादा नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। वैल्यू जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर इसी में आगे मैं लिखूं यहां पर इन या i इज इक्वल टू, सपोज इसी प्रोग्राम में आगे मैंने लिखा i इज इक्वल टू 20, है ना। क्या लिखा? i इज इक्वल टू 20। तो अब ये जो i की वैल्यू है, सॉरी दिस a इज इक्वल टू 20। तो बेटा जो पहले वैल्यू थी 10, अब वो वैल्यू अपडेट होके हो गई 20। तो वेरिएबल की जो वैल्यू थी पहले थी 10 और अब उस वैल्यू को चेंज करके मैंने क्या कर दिया? 20। तो इसका मतलब वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है ना, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो ये तो हम बेसिक डिफरेंस हुआ कि कांस्टेंट वो एंटिटीज हैं जिनकी वैल्यू को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है? सी में हमारे पास एक प्रोविजन होता है कि हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं। ध्यान रखना है क्या? कि हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं। क्या मतलब? कैसे? क्या हम किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं चलिए कैसे बनाएंगे? इट वाज आवर a,
पहले ये 10 था और उसके बाद कट करके हमने इसको 20 कर दिया। ठीक है, अब इधर देखो, अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे पास एक कॉन्स्ट कीवर्ड होता है। कॉन्स्ट कीवर्ड क्या, सपोज मैंने लिखा, इधर समझिए, कॉन्स्ट कीवर्ड है, मतलब इसका नाम जो है वो पहले से बना हुआ है, इसका जो काम है वर्किंग वो पहले से डिसाइडेड है। और मैं लिखूं कॉन्स्ट इंट a इज इक्वल टू 10, सपोज मैंने ये लिखा है ना, क्या है ये अलग अलग चीजों के नाम लिख लेते हैं। दिस इज क्या है, दिस इज कांस्टेंट, कॉन्स्ट इज अ, दिस कॉन्स्ट इज अ कीवर्ड, है ना। दिस इज द डेटा टाइप, दिस इज योर वेरिएबल, राइट, एंड दिस इज कांस्टेंट। तो ये क्या कर रहा है, ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा इसका मतलब है कि a की जो वैल्यू है, वेरिएबल की जो वैल्यू है, उस वेरिएबल की वैल्यू को यहां पर अगर ये a है और इसमें मैंने 10 लिख दिया, तो अब हम a को मैंने कांस्टेंट बना दिया। a एक्चुअली क्या था, एक वेरिएबल, लेकिन यहां पर जब जैसे ही मैंने उसको कांस्टेंट, यहां कांस्ट कीवर्ड लगाया, तो अब मैंने क्या कहा कि मैंने इस वेरिएबल a की वैल्यू को 10 पर फिक्स कर दिया। variable which is made constant, a variable which is made constant। यहां पर क्या हुआ, ये जो वेरिएबल था, है ये वेरिएबल, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन जैसे ही मैंने इसकी डिक्लेरेशन में इसके आगे इंट a के आगे कॉन्स्ट लिखा, CONST, दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ कांस्टेंट, कीवर्ड है, बना बनाया है, ये लिखा, इसका मतलब कंपाइलर को समझ में आ जाएगा भाई हम कर, ये डिक्लेरेशन कर किसके लिए रहे हैं, कंपाइलर के लिए। तो कंपाइलर इमीडिएटली क्या कहेगा कि ये जो वेरिएबल है ना a, इसकी वैल्यू 10 पर हमने फिक्स कर दी। अब अगर आपने आगे ये कोड लिखा, जैसे हमने यहां लिखा था, आपने यहां लिखा a इज इक्वल टू 20, अब अगर फर्दर मैं लिखूं a इज इक्वल टू 20, तो अब इस केस में यहां पर ये जो होगा वो इनवैलिड होगा। क्या होगा, इनवैलिड होगा। कंपाइलर क्या कहेगा, इट इज इनवैलिड, इनवैलिड। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम अब a की वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते, है ना। इनवैलिड एज एंड कंपाइलर विल थ्रो एन एरर। कंपाइलर जो होगा वो एक एरर थ्रो करेगा कि भाई आप एक कांस्टेंट की वैल्यू को मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं, ए जो है उसे तो हमने 10 पे कांस्टेंट कर दिया था। ठीक बात है, तो ये देखो, ये सिनेरियो कौन सा है जहां पर एक पर्टिकुलर वेरिएबल, ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ये वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। यहां पर क्या है, इस वेरिएबल को भी मैंने कांस्टेंट बना दिया। तो कोई आपसे पूछे कि क्या सी में आप किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बना सकते हैं, हाँ जी, हम किसी वेरिएबल को भी कांस्टेंट बना सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्स्ट कीवर्ड। ठीक है, अब इस कॉन्स्ट कीवर्ड को लिखने के कुछ तरीके हैं कि कौन सी चीज वैलिड है, कौन सी चीज वैलिड नहीं है। जैसे अब जैसे अगर मैं यहां पर कुछ एग्जांपल लिखूं, इस तरह से समझिए, देखिए सपोज बेटा मैंने लिखा कॉन्स्ट इंट आई और फिर मैंने लिखा i इज इक्वल टू 3, एक स्टेटमेंट तो ये लिखा मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद इसका क्या मतलब हुआ, ये इनवैलिड है। इनवैलिड का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप कॉन्स्ट की हेल्प से किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, है ना, तो आपने क्या कहा कि भाई i जो है वो एक इंटीजर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बाद में आपने डाल दी 3, तो इसकी वैल्यू 3 पे फिक्स कर दो, तो ये गलत है। कंपाइलर क्या करेगा कि भाई अगर आपको वेरिएबल को फिक्स करना है ना किसी वैल्यू पे, तो जब आप वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हो उसी टाइम पर उसे इनिशियल वैल्यू दो। मतलब इस चीज को आपको क्या लिखना चाहिए था कि कॉन्स्ट इंट आई, कॉन्स्ट इंट आई इक्वल टू 3, यहीं पर दो वैल्यू, तो ये वैलिड है ना। लेकिन अगर आप उसे अलग से बाद में वैल्यू दोगे तो वो इनवैलिड बनेगी, सीधी सीधी बात है। कॉन्स्ट कीवर्ड अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड है। ठीक है, कॉन्स्ट के साथ साथ आपको इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी, बाद में आप इनिशियल वैल्यू देंगे
तो उसका कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो सकता, कंपाइलर एक एरर प्रोड्यूस करेगा। तो हमारे पास ये क्या प्रोविजन है कि हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके किसी वेरिएबल को एक पर्टिकुलर वैल्यू पर फिक्स कर सकते हैं ताकि पूरे प्रोग्राम में उसकी कोई वैल्यू को मॉडिफाई ना कर सके। और ये काम हम कैसे करते हैं? कॉन्स्ट की हेल्प से। अगर हमें फिक्स करना है तो इनिशियल वैल्यू साथ साथ देनी है। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्ट की हेल्प से वेरिएबल क्रिएट कर लो और वैल्यू उसको बाद में दो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, साथ साथ वैल्यू पे उसे फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन की कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। अब हमें समझना है कि टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स क्या होते हैं। कांस्टेंट तो हमें समझ में आ गया कि दो की क्या, वो एंटिटी जिसकी वैल्यू को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट है। देखो, फिक्स्ड वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, है ना, फॉर्मली लिखा हुआ है कि फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं जो कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम मॉडिफाई नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट्स। बहुत सारे कांस्टेंट्स होते हैं, अभी एक एक करके हमें पढ़ने हैं। चलिए, दो तरह के कांस्टेंट्स हैं, न्यूमेरिक और कैरेक्टर कांस्टेंट्स। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स कौन से हैं बेटा? जो कि डिजिट्स से मिलके बनते हैं, है ना, मेड अप ऑफ डिजिट्स। दीज न्यूमेरिक कांस्टेंट्स आर मेड अप ऑफ डिजिट्स। ठीक है, मेड अप ऑफ डिजिट्स। दीज न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स आर मेड अप ऑफ डिजिट्स। चलिए, पहली बात। अब जो कैरेक्टर्स होते हैं, दीज आर मेड ऑफ लेटर्स। लेटर्स से मिलके बनते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट जो होते हैं। और इसमें ऑल्दो हम डिजिट्स भी यूज कर लेते हैं, है ना, डिजिट्स भी यूज कर लेते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी यूज कर लेते हैं, लेकिन जो ये जो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स है, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज आती हैं। 0 1 2 3, 0 से लेकर 9 तक की जो डिजिट्स हैं उन्हें यूज करके हम न्यूमेरिक कांस्टेंट्स को लिखते हैं। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट में भी दो टाइप के न्यूमेरिक कांस्टेंट हो सकते हैं। पहले है इंटीजर कांस्टेंट और दूसरा टाइप है आपका रियल कांस्टेंट, है ना। इंटीजर कांस्टेंट कौन से होते हैं बेटा? जो होल नंबर जनरेट करते हैं, जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, है ना। इंटीजर कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? कौन से कांस्टेंट हुए? होल नंबर्स विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर कांस्टेंट कौन से होते हैं? होल नंबर्स होते हैं जिनमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, है ना। जैसे न्यूमेरिक कांस्टेंट में 23 लिखा आपने, 44 लिखा, -88 लिखा, तो ये सारे के सारे क्या एग्जांपल्स हैं? किसके एग्जांपल है? न्यूमेरिक कांस्टेंट्स के, है ना, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। अब ये इंटीजर जो है, ये जो हमने कहा कि होल नंबर है, इनमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आएगा। जैसे कि किस तरह से लिख सकते हैं? जैसे 2 3 4 8 72 89, कुछ भी, -1 -2, माइनस इज ऑल्सो अलाउड, नेगेटिव नंबर्स आर ऑल्सो अलाउड। नेगेटिव नंबर इंटीजर कॉन्स्टेंट्स में अलाउड होते हैं, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट, होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो, नेगेटिव नंबर्स, है ना, इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो। तो क्या लिख सकते हैं? इस तरह से लिख लेंगे, इंटीजर कांस्टेंट जो है बेटा, जो है होल नंबर्स including negative numbers also, including negative numbers and without any फ्रैक्शनल पार्ट, विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट, वो होते हैं आपके इंटीजर कांस्टेंट। कौन से? पूरे होल नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, लेकिन इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। अब आगे जाके ये जो इंटीजर कांस्टेंट हैं, इन इंटीजर कांस्टेंट्स को भी हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? देखो, सबसे पहला है आपका डेसिमल कांस्टेंट्स। पहले होते हैं बेटा डेसिमल कांस्टेंट्स, है ना। दूसरे होते हैं ऑक्टल और तीसरे होते हैं हेक्साडेसिमल। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ये जो डेसिमल हैं, अब ध्यान से देखें, ये जो डेसिमल कांस्टेंट्स हैं, ये कैसे बनते हैं? 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स यूज करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 नंबर आप यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 8
6 7 8 9, ये 0 से लेके 9 तक के जो पूरे के पूरे नंबर पैटर्न है, नंबर की रेंज है, उन सारे नंबर्स का यूज करके आप डेसिमल कॉन्स्टेंट्स बना सकते हैं, इंक्लूडिंग माइनस साइन, है ना, नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। ऑक्टल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से लेके 7 तक के नंबर्स को यूज करते हैं, है ना, 0 से लेके 7 तक के डिजिट्स यूज करते हैं। हेक्साडेसिमल कौन से होते हैं? जो 0 से लेके 9 तक के तो डिजिट्स यूज करते हैं, और फिर 10 को लिखते हैं ए, और 15 तक A to F चलाते हैं, है ना। अभी इनको हम, इन तीनों कॉन्स्टेंट्स को मैं एक एक करके डिटेल में अभी डिस्कस करूंगी। चलिए पहले इन्हीं के लिए बात करते हैं। देखिए बेटा, तो हम डेसिमल कॉन्स्टेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, डेसिमल कॉन्स्टेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने लिया पहला इंटीजर कॉन्स्टेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें पहला जो है वो है हमारा डेसिमल कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा है ऑक्टल कांस्टेंट, ठीक। और जो थर्ड है वो है हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। चलो अब देखो क्या मतलब हुआ। अब हम छोटे छोटे कोड के हेल्प से इन्हें समझेंगे कि इनका क्या मतलब है ना। देखो सपोज मैंने लिखा इंट मेन के अंदर, मेन में मैंने लिखा इंट a इज इक्वल टू 10। ये हेक्साडेसिमल, ये डेसिमल कांस्टेंट है ना, 1 0 से मिलके बना है, बाइनरी नहीं है, ये डेसिमल कांस्टेंट है, 1 और 0 अलग अलग डिजिट्स हैं। ये वेरिएबल का नाम है, ये इंटीजर कांस्टेंट है, इसलिए मैंने इसके आगे क्या लगाया, इंट लगाया, है ना। ये जितने भी कांस्टेंट है, डेसिमल कांस्टेंट, ऑक्टल कांस्टेंट, हेक्साडेसिमल, ये सारे के सारे इंटीजर कांस्टेंट का पार्ट होते हैं। अब अगर मैं इस a की वैल्यू को प्रिंट करूं, प्रिंट है परसेंटाइल d a, है ना, तो ये क्या प्रिंट करेगी बेटा, इतना कोड मैंने लिखा, तो बताओ आउटपुट क्या आएगा इसका, आउटपुट आएगा इसका 10, है ना। जो मैंने यहां पर इसमें वैल्यू डाली, फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटाइल डी, तो ये किसी इंटीजर की वैल्यू को प्रिंट करता है, तो क्या होगा, ये वैल्यू यहां पर शो हो जाएगी, हमें दिख जाएगा 10। तो ये होते हैं आपके डेसिमल कॉन्स्टेंट्स, है ना। अगर मैं इस 10 की जगह -10 लिखूं, मान लो मैंने -10 लिखा, तो वो भी एक वैलिड डेसिमल कांस्टेंट है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, -10, मतलब नेगेटिव नंबर्स इसमें अलाउड है, ठीक है। अब ऑक्टल कांस्टेंट क्या है, ऑक्टल कांस्टेंट में और डेसिमल कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। तो जो आपने जब आपने नंबर, होपफुली आपने 12th तक जितनी पढ़ाई करी है, आपने नंबर सिस्टम पढ़े हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के नंबर फॉर्मेशंस होते हैं। जैसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। तो ऑक्टल नंबर क्या होता है, वो नंबर्स जिनको लिखने के लिए हम 0 से लेके 7 तक के डिजिट यूज करते हैं, जिनका बेस 8 होता है, उन नंबर्स को ऑक्टल नंबर कहा जाता है। अब जब हम अपनी प्रोग्रामिंग यूज करेंगे, तो प्रोग्रामिंग को यूज करने के लिए वो नंबर, कौन से नंबर होंगे, जब हम उन नंबर्स को लिखेंगे तो दे विल स्टार्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर लेटर। हमें देखना पड़ेगा ना, है तो इंटीजर कांस्टेंट ही, तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये हमने ऑक्टल लिखा है या डेसिमल कांस्टेंट लिखा है। उसको लिखने के लिए जो उनका रिप्रेजेंटेशन मेथड है वो आपको ध्यान रखना है, वो अलग अलग होते हैं। क्या, देखिए अब इसी एग्जाम्पल को अगर मैं ऑक्टल से लिखूं, तो ऑक्टल के केस में क्या होगा, इंट a इज इक्वल टू, देखो मैंने क्या किया, मैंने मान लो 12 लिखना है ना, तो मैंने खाली 12 ना लिखा, यहाँ पे भी ले लो 12 का एग्जांपल, तो आपको बहुत अच्छे से सीधा समझ में आएगा। मान लो मैंने यहाँ 12 लिखा और यहाँ पर ये 12 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या कहा, इंट a 0 और फिर मैंने लिखा 1 2, 0 1 2। अब ध्यान रखना है, मैंने क्या इंपॉर्टेंट बात क्या बोली आपको, कि मैं ये कह रही हूँ कि ये जो 12 है ना, ये एक ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर है, और प्रोग्रामिंग में मुझे इसे ऑक्टल कांस्टेंट बनाने के लिए 12 से पहले ये जो मैंने 0 बनाया, 0 लिखा, इट रिप्रेजेंट्स दैट 12 इज ऑक्टल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है,
कि 12 जो है वो एक ऑक्टल कांस्टेंट है। तो अगर किसी भी कांस्टेंट को मुझे ऑक्टल बनाना है, ऑक्टल फॉर्म में लिखना है, ये बताना है कि वो ऑक्टल नंबर है, तो उस केस में उस नंबर से पहले या उस कांस्टेंट से पहले मुझे क्या लगाना है? 0, है ना। तो ऑक्टल कांस्टेंट्स आर ऑलवेज, या 0 इज written before the octal, 0 is written before the octal constant। कांस्टेंट ऑक्टल जब होगा तो उससे पहले हमेशा 0 लिखा जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब मान लो मैं अगर इस कांस्टेंट को प्रिंट करूं तो क्या लिखेंगे? प्रिंटफ, और प्रिंटफ में परसेंटाइल डी ए। अब देखो क्या प्रिंट होगा, आउटपुट क्या आएगा? क्या आएगा भाई आउटपुट? यहां हम क्या कह रहे हैं कि हमने इस ऑक्टल कांस्टेंट को इंटीजर कांस्टेंट डी यूज किया, तो जब ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट होता है ना, ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हमेशा एक डेसिमल वैल्यू को प्रिंट करता है। आप ये जो डी फॉर डेसिमल है, डी फॉर डेसिमल कांस्टेंट मान लो आप, तो ये डी फॉर डेसिमल कांस्टेंट का मतलब जो भी यहां पर आपने इंटीजर ए में डाला, आपने वैल्यू डाली ऑक्टल, लेकिन यहां जो वो प्रिंट होगी वो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट प्रिंट होगा, ऑक्टल प्रिंट नहीं होगा। मतलब क्या होगा कि पहले आपका जो 12 है उसके पहले आपने 0 लगा रखा है, तो इससे पता चल गया क्या कि ये एक ऑक्टल कांस्टेंट है। अब जब आप इसे प्रिंट कराओगे तो यहां प्रिंट होने के टाइम पर इस 12 की डेसिमल वैल्यू प्रिंट होगी, ऑक्टल वैल्यू 12 एज इट इज प्रिंट नहीं होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आउटपुट अगर हमसे कोई पूछे क्या आएगा, तो हम पहले इस ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तब हमें पता चलेगा, है ना। तो क्या होगा बताओ, यहां पे अगर मैं लगाऊं आपसे, आपको कहूं कि आप ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करो, कैसे करते हैं? अगर कोई ऑक्टल नंबर है मेरे पास, 12 एक ऑक्टल नंबर है मेरे पास, है ना, इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये ऑक्टल है, तो डेसिमल में बताओ ये नंबर क्या होगा। तो क्या करूं, किस तरह से होगा? देखो ऑक्टल का बेस क्या है? 8, तो हम क्या करेंगे? 8 रेज़ टू द पावर 0 और 8 रेज़ टू द पावर 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये नंबर कन्वर्जन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या करेंगे? पहली वाली डिजिट क्या है? 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू द पावर 1, है ना, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज़ टू द पावर 0। क्या आया ये कैलकुलेट होके? ये 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 है ना, क्या है 8 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये आ गया 8 प्लस ये वैल्यू क्या है? 1, किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है? 1, तो ये क्या हुआ? 2, तो क्या वैल्यू आई? 10। तो इसका मतलब ये जो 12 है इसके करस्पॉन्डिंग ये जो 10 है ना, बेस 10, ये एक डेसिमल वैल्यू है। तो जब हम यहां पर ये परसेंटाइल डी की हेल्प से इसे प्रिंट कराएंगे तो बेटा ये क्या प्रिंट करेगा? ये 10 प्रिंट करेगा। ये इंपॉर्टेंट है ना। तब ये क्या प्रिंट करेगा? 10 प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रिंटिव स्टेटमेंट होता है, ये जो बातें मैं बता रही हूँ ना, ये कहाँ काम आएंगी? जहां आपके आउटपुट प्रॉब्लम्स होते हैं ना, कई बार सेक्शन 1 में 2 में कहीं भी कोई कोड स्निपेट आपको दे रखा है और फिर उसके वहां पे आपको पूछा जाए कि बताइए आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा, तो आपको देख के समझ में आना चाहिए कि ये एक ऑक्टल कांस्टेंट है और ये जो ऑक्टल वैल्यू है जब हम उसे परसेंटाइल डी से प्रिंट करेंगे तो वो ऑक्टल वैल्यू पहले कहाँ कन्वर्ट होगी? डेसिमल में कन्वर्ट होगी, फिर वो प्रिंट हो जाएगी, है ना। तो जो जिस तरह से हमने ये अंडरस्टैंडिंग अभी बनाई, तो देखो है ये भी इंटीजर कांस्टेंट, ये भी इंटीजर कांस्टेंट, लेकिन ये क्या है? डेसिमल कांस्टेंट। ये क्या था? ऑक्टल कांस्टेंट, है ना। ये क्या था? डेसिमल कांस्टेंट, सिंपल डेसिमल कांस्टेंट। इसको यहां लिख सकते हैं, दिस इज डेसिमल कांस्टेंट, दिस इज डेसिमल कांस्टेंट। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट है आपका हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। हेक्साडेसिमल क्या कहता है कि भाई अब आपने लिखा मेन में आपने फिर एक इंटीजर वैल्यू ली a, और इसमें अगर मुझे हेक्साडेसिमल कांस्टेंट लिखना है तो या तो मैं लिखूं 0x और उसके बाद सपोज मैंने लिखा 1 2 0x 12। अब ये जो 12 है ना, ये क्या है? हेक्साडेसिमल कांस्टेंट है, और इसे हेक्साडेसिमल दिखाने के लिए इसके पहले हमने क्या लिखा? 0x। ठीक है, तो इसको इसी तरह से यहां पर लिख देती हूं मैं ताकि आपको रेफरेंस के लिए याद रहे। दिस 0x represents, it represents that 12 is
हेक्साडेसिमल कांस्टेंट, 12 इज एन हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। अच्छा मुझे यहां पर एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने इंट ए में, सपोज यहां पर इंट ए में मैंने लिखा 0 और 8 1, तो क्या ये एक वैलिड ऑक्टल कांस्टेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि 0 तो चलो हमने बता दिया कि ये ऑक्टल कांस्टेंट है, लेकिन ये 8 1 जो मैंने लिखा, 8 तो ऑक्टल में आ ही नहीं सकता, है ना। जब भी हम ऑक्टल कांस्टेंट लिखते हैं तो क्या हम 8 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 0 से लेके 7 तक की डिजिट आती हैं, तो ये एक वैलिड ऑक्टल कांस्टेंट नहीं है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है बेटा, वैलिड ऑक्टल कांस्टेंट कहां से कहां तक के नंबर लिखते हैं? 0 से लेके 7 तक के डिजिट्स यूज करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे अगर इस चीज को मेंशन कर दें तो देखिए क्या कि इंट ए इज इक्वल टू 0 8 1, सपोज ये लिखा, तो ये एक ऑक्टल कांस्टेंट है, बट लेकिन ये क्या है? दिस इज इनवैलिड। इनवैलिड है क्यों? क्योंकि हमने ये 8 यूज किया है और ये 8 इसमें अलाउड नहीं है। ठीक बात है, ये इसके बारे में बात हो गई। चलिए अब देखिए, तो ये हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करूं परसेंटाइल डी से, है ना, किसे प्रिंट करूं? ए को। तो अब बताओ ये क्या प्रिंट करेगा? ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है 12, तो इस हेक्साडेसिमल को ये पहले किस में कन्वर्ट करेगा? डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, और वो डेसिमल वैल्यू यहाँ ये प्रिंट करेगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? चलो इसका आउटपुट बनाते हैं, क्या बनेगा देखो। सबसे पहले मान लो मैंने कहा आपसे कि ये 12 है ना, 12 16, और ये बेस हमें किस में कन्वर्ट करना है? 10 में। कैसे करेंगे? इसे 16 की पावर 0 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ? 1 इंटू 16 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 16 रेज़ टू द पावर 0, है ना। क्या आया ये? 16 प्लस 2, तो क्या वैल्यू आई? 18। देख लो, 1 इंटू 16 रेज़ टू द पावर 1 16 प्लस 2 इंटू 16 रेज़ टू द पावर 2 मतलब 0 मतलब 2, तो क्या हुआ? ये 18। तो ये क्या प्रिंट करेगा बेटा? 18। तो इस जो डेसिमल कांस्टेंट होते हैं वो तीन तरह, सॉरी इंटीजर कांस्टेंट तीन तरह के होते हैं, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, है ना। और हेक्साडेसिमल में कहां से कहां तक की डिजिट्स आती है बताओ? इसमें हेक्साडेसिमल, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात है, या तो 0x लगा लो या फिर लगा लो कैपिटल 0x, या लगा लो कैपिटल 0 कैपिटल x, एक ही मतलब है, स्मॉल x या कैपिटल x, कुछ भी लगा सकते हो आप, है ना। स्मॉल x भी लगा सकते हो, कैपिटल x भी लगा सकते हो। इस चीज को यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर आपके ये जो इंटीजर कांस्टेंट है उसमें हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? 0x और फिर उसके बाद हम कोई भी नंबर लगा सकते हैं, है ना। और जो ऑक्टल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? 0 लगाते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक बात है। और डेसिमल जो है उन्हें हम एज इट इज यूज करते हैं। अब इतनी बात तो चलो हमें समझ में आ गई। अब देखिए, तो ये तो हुए आपके इंटीजर कांस्टेंट। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? रियल कांस्टेंट्स के बारे में बात करेंगे। रियल कांस्टेंट कौन से होते हैं? जैसे कि 5.6, है ना, -7.8, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रियल कांस्टेंट्स, जिसमें डेसिमल पॉइंट अलाउड होता है। वो कांस्टेंट जिनमें हम फ्रैक्शनल पार्ट को अलाउ करते हैं, उन कांस्टेंट्स को हम रियल कांस्टेंट्स कहते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे इंटीजर नेगेटिव हो सकते थे, ऐसे ही रियल कांस्टेंट भी नेगेटिव हो सकते हैं। तो मुझे लगता है अभी तक हमारी न्यूमेरिक कांस्टेंट्स की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। क्या है न्यूमेरिक कांस्टेंट? कौन से होते हैं? जो डिजिट्स का यूज करके लिखे जाते हैं, है ना। और दो तरह के होते हैं, इंटीजर और रियल। इंटीजर को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में। इंटीजर कांस्टेंट हो सकते हैं कौन से? जो पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स होते हैं लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट इनमें नहीं होता, है ना। उनको हम तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो रियल कांस्टेंट होते हैं वो होते हैं जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई से भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट के ऊपर। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो ये तो हुए आपके इंटीजर कांस्टेंट जिनके बारे में हमने बात की, है ना। इंटीजर कांस्टेंट्स हैं, इसको इंपॉर्टेंट है, इसे आप ठीक से देख के अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल अबाउट इंटीजर कांस्टेंट। अब इसके बाद फर्दर ये हुआ आपका वेरिएबल, ये हुआ आपका कांस्टेंट। यहां देखते हैं क्या है,
अगला क्या है आपका? सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट्स, ठीक है। कैरेक्टर कांस्टेंट्स क्या है? पहला टाइप क्या है? सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, और फिर दूसरा जो टाइप है वो है स्ट्रिंग। दूसरा टाइप है स्ट्रिंग, है ना। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है और स्ट्रिंग है। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट क्या है? देखो एग्जांपल समझते हैं। मेन के अंदर अब देखो एक और टाइप है कैर, है ना, जिसमें हम कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने मान लो ए एक वेरिएबल लिया जो किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है? कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। ए के अंदर हम एक कैरेक्टर को स्टोर करा सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा? ए, और ए के आगे मैंने उसका टाइप लिखा कैर। कैर मतलब कैरेक्टर को वो स्टोर कराएगा। अभी फिलहाल ये समझ के चलो। फिर अब इसके आगे मैंने मान लो इसे इनिशियलाइज किया, तो इनिशियलाइज मैंने इसे कर दिया ए से। देखो सिंगल कोट में मैंने क्या लिखा? ए। सिंगल कोट में मैंने लिखा ए, ध्यान से देखना है। सिंगल कोट के अंदर मैंने लिखा ए। तो कैरेक्टर कांस्टेंट कौन से होते हैं? आप सिंगल कोट में चाहे कोई स्पेशल सिंबल हो, चाहे डिजिट हो, चाहे आप कोई अल्फाबेट या कोई लेटर ले लो, बस आप उसे सिंगल कोट में बंद कर दो। अगर आप उसे सिंगल कोट में एनक्लोज कर देंगे तो वो जो कांस्टेंट होगा वो एक कैरेक्टर कांस्टेंट होगा, है ना। तो ये समझने से पहले सबसे पहले क्या लिखें कि एनी single letter, any single letter, digit or special symbol enclosed in single quote is called single character constant. सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट क्या मतलब हुआ? कौन कौन से वैलिड सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकते हैं? अगर मैं कहूं आपसे एग्जांपल में, क्या ये सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है? हो गया। वन सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है ना। अगर मैं यहाँ कहूं कि सपोज मैंने लिखा डॉलर, ये सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है। तो देखो मैंने क्या किया, कोई भी एक चीज, चाहे एक लेटर हो, चाहे एक नंबर डिजिट हो, चाहे कोई स्पेशल सिंबल हो, अगर मैंने उसे सिंगल कोट के अंदर बंद किया है तो वो एक वैलिड सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है। अब अगली बात क्या याद रखनी है आपको कि ये जो सिंगल कैरेक्टर्स होते हैं, ऑल द सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट्स, ऑल सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट्स have a specific integer वैल्यू, और जिस उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? ASCII वैल्यू। दैट इज कॉल्ड ASCII वैल्यू। ASCII वैल्यू, दिस इज कॉल्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो मतलब जितने भी ये सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स हैं, ये कंप्यूटर में सिंगल कैरेक्टर की तरह नहीं समझे जाते। इनके करस्पॉन्डिंग एक इंटीजर वैल्यू होती है जो इनसे बाइंड होती है ना, और वो इंटीजर वैल्यू इनके करस्पॉन्डिंग कंप्यूटर में हम यूज करते हैं। अभी मैं जब आपको आगे पढ़ाऊंगी, छोटे छोटे कोड्स कराऊंगी, तो आपको पता चलेगा कि इन ASCII वैल्यूज का क्या मतलब होता है, किसकी क्या ASCII वैल्यूज होती हैं। याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत ASCII वैल्यूज आपको बस याद रखनी है। ठीक है बेटा। तो क्या हुआ कि ये जितने भी सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट हैं, आपको क्या करना है? सिंगल कोड के अंदर इन्हें कैरेक्टर कांस्टेंट्स को एनक्लोज कर देना है। ठीक है। और हर कैरेक्टर कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग एक इंटीजर वैल्यू होती है जिसे उसकी ASCII वैल्यू कहते हैं। अभी फिलहाल बस इतना ध्यान रखना है। ठीक बात है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैं आपसे कहूं, आप ये बताइए कि क्या ये मैंने लिखा डबल कोट्स में 1, क्या ये एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है? नहीं, ये एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट
नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने डबल कोट्स लगा दिए। अगर आपने डबल कोट लगा दिए तो फिर ये क्या बन गया? स्ट्रिंग, है ना। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट में आप सिर्फ सिंगल कोट ही लगाएंगे। अगर आप डबल कोट लगा देंगे तो वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा। अब देखिए स्ट्रिंग क्या होती है। अब स्ट्रिंग की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ, दिस इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ, any combination of letter, digit या फिर स्पेशल सिंबल enclosed in double quotes, enclosed in डबल कोट्स, उसे कहते हैं हम स्ट्रिंग। जैसे एग्जांपल लीजिए, क्या है? मैंने लिखा हेलो, दिस इज अ वैलिड स्ट्रिंग। डबल कोट्स के बीच में कुछ भी लिखो वो एक स्ट्रिंग है। इसका मतलब प्रिंटफ में जब हम प्रिंट कराते थे तो प्रिंटफ में क्या करते थे? हम एक स्ट्रिंग लिखते थे, वो स्ट्रिंग एज इट इज हमारी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होती थी। अगर मैं लिखूं यहाँ पर 1 2 3, क्या ये एक वैलिड स्ट्रिंग है? हाँ जी, ये वैलिड स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि कुछ भी लिखो आप अंदर, बट डबल कोट में उसे एनक्लोज कर दो तो वो क्या बन जाएगी? एक स्ट्रिंग बन जाएगी। अब देखो मैंने लिखा हेलो 1 2 3, क्या ये स्ट्रिंग है? हाँ जी, ये भी स्ट्रिंग है ना। और लिखो हेलो मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके बाद 1 2 डॉलर और हैश, कुछ भी लिखो डबल कोट्स, क्या ये स्ट्रिंग है? हाँ जी, ये भी स्ट्रिंग है ना। तो एनीथिंग, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, digit or any special symbol which is enclosed in double quote, it makes up a string. That's it. Any combination of these characters is made up of string. तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करें तो सिंगल कोट के अंदर बस कोई एक चीज, कोई दो चीज भी अगर आपने इनक्लोज कर दी तो वो भी वैलिड नहीं बनेगा। कैसे? अगर मैं कहूं कि सपोज ए बी और इसको मैंने सिंगल कैरेक्टर में एनक्लोज कर दिया तो ये भी इनवैलिड है। दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि यहां पर एक सिंगल आना चाहिए, बस एक ही आना चाहिए। दिस इज ऑल्सो इनवैलिड, है ना। दिस इज ऑल्सो इनवैलिड। क्यों? क्योंकि किसी एक चीज को, बस एक सिंगुलर आइटम को, बिल्कुल बेसिक सिंगुलर आइटम को हमें सिंगल कोट्स में एनक्लोज करना है। एक दो को भी हम कंबाइन नहीं कर सकते, स्पेस भी अलाउड नहीं है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैंने सिंगल कोट लगाया, 1 लिखा और फिर यहां पर मैंने स्पेस दे दिया, स्पेस के बाद सिंगल कोट को बंद कर दिया, तो ये भी अलाउड नहीं होगा। ठीक है। तो बस मतलब क्या हुआ कि सिंगल कैरेक्टर में बस कोई एक चीज, चाहे एक डिजिट, चाहे एक नंबर, चाहे एक स्पेशल सिंबल, उसे सिंगल कोट में बंद करना है आपको, वो एक आपका सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट बन जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्ट्रिंग क्या हुई? कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हो गया। हाँ, तो देखिए बेटा कैरेक्टर्स कौन से हुए? जो इन सब चीजों से मिलके बनते हैं। अब कैरेक्टर कांस्टेंट में भी दो तरह के कांस्टेंट्स हैं, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट्स और स्ट्रिंग कांस्टेंट। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ए लिखा, इनके एग्जांपल्स यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको फर्दर रेफरेंस में काम आ जाए। सिंगल ए या फिर सिंगल 1, ये सब आ गए आपके सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। और स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होते हैं? जैसे लिखा हेलो, है ना, और 1 2 3, ये आपके हो गए स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। ठीक है, जो कि एक मल्टीपल टाइप की वैल्यूज को कंबाइन करके डबल कोट्स के अंदर हम उन्हें एनक्लोज कर देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कांस्टेंट्स। ठीक है, कांस्टेंट वो एंटिटी जिसकी वैल्यू को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये इसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग है जो मैं साथ में आपके नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आपको याद समझने में, ध्यान रखने में हेल्प आउट हो जाएगा। अब देखो यही वो सारी बातें हैं जो अभी हमने डिस्कस की। देखिए इंटीजर कांस्टेंट जो है होल नंबर है विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है बेटा, तो इनको आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। अब इधर देखिए ये जो रियल कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट को हम मैंटिसा और एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि हम इस तरह से लिखेंगे 78E05। इसका क्या मतलब है? 78 पहले, है ना, इस तरह 78 और फिर मल्टीप्लाइड बाय 10⁵5। अगर मैं ये लिख रही हूं तो इस चीज को हमने क्या रिप्रेजेंट किया? 78E05, दिस इज 05, है ना। तो अब ये क्या है? इस पार्ट को तो हम कहते हैं मैंटिसा, ये पहले वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं मैंटिसा, और ये जो है ये है आपका एक्सपोनेंट।
दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि जहां हम रियल नंबर्स की बात करते हैं, रियल नंबर्स को हम मेंटिसा और एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी लिख लेते हैं, है ना। तो मेंटिसा जो पहले वाला पार्ट है उसको मेंटिसा बोलते हैं और जो बाद वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक बात है। चलिए, अब यही सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग, इनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है बेटा, स्ट्रिंग क्या होती है उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। स्ट्रिंग इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ, दिस इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स या लेटर्स डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। ठीक बात है, डबल कोट्स में जो एनक्लोज्ड हो उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। चलिए, अब नेक्स्ट है आपके, जो हम पढ़ क्या रहे हैं, बेसिकली हम टोकन्स पढ़ रहे हैं। कौन कौन से टोकन होते हैं, देखिए ये इस पर्टिकुलर चीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो सी का कैरेक्टर सेट है, तो सी के कैरेक्टर सेट के अंदर हम क्या क्या चीजें देखते हैं। सबसे पहले हमने कीवर्ड देख लिया, फिर हमने आइडेंटिफायर देखा, फिर हमने कांस्टेंट देखा, स्ट्रिंग क्या होती है वो समझ लिया। अब हम ऑपरेटर और स्पेशल सिंबल के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो अगली क्या चीज है हमारी, हमें क्या समझना है कि ऑपरेटर क्या होता है। देखिए, ये ऑपरेटर किसे कहते हैं, तो अ सिंबल विच टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशन। एक स्पेसिफिक लॉजिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए जो हम सिंबल्स यूज करते हैं ना, वो सिंबल कहलाते हैं हमारे ऑपरेटर्स। कैसे, एग्जांपल के लिए देखो, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, मैं एग्जांपल में यहां लिख रही हूं ब्रैकेट में, है ना। अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से हुए, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और एक और अरिथमेटिक ऑपरेटर है जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर। क्या कहते हैं, मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो सी में होता है। इन ऑपरेटर्स की हेल्प से अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैरी आउट किए जाते हैं। ठीक, अब रिलेशनल ऑपरेटर, ये कौन से होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर के कौन से एग्जांपल है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, है ना, और नॉट इक्वल टू। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, जो दो वैल्यूज के बीच में आपस में कंपेयर करते हैं कि दोनों वैल्यू छोटी है, बड़ी है, छोटी और बराबर है, बड़ी और इक्वल है, या बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है, या फिर नॉट इक्वल है ना। इसके लिए अभी पढ़ेंगे ये सब चीजें हम डिटेल में, पूरा एक लेक्चर बनेगा ऑपरेटर के ऊपर, वहां मैं डिटेल में ऑपरेटर्स आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं, जो कि लॉजिक गेट्स को इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे एंड, है ना, और नॉट। ये तीन लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, ये एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। जो लॉजिकल गेट्स होते हैं ना, लॉजिक गेट, उन लॉजिक गेट्स की प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ठीक, फिर आपके आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स में कौन कौन से हुए, जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट, है ना, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, ये सारे के सारे, और एंड, और ये सारे आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। एक एक करके पढ़ेंगे ये भी हम। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इक्वल टू, जैसे हमने इक्वल टू पढ़ा, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं बेटा आपके, प्लस प्लस इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर और माइनस माइनस इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ऐसे ही कंडीशनल ऑपरेटर होता है। कंडीशनल ऑपरेटर किसे कहते हैं, दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, क्वेश्चन मार्क और कोलन, इस तरह से कंडीशनल ऑपरेटर लिखते हैं। अभी ये सारी बातें आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, इनको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ मैं हल्का सा तुम्हें एग्जांपल की तरह बता रही हूँ कि इतने सारे ऑपरेटर्स हैं जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट एक्सप्रेशंस को लिखेंगे, और उन एक्सप्रेशन में क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो बताने के लिए इन सिंबल्स का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी टोकन है किसी भी प्रोग्राम में। अब मैंने अगर लिखा कि C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाय B, तो भाई ये तो टोकन है ना। इस टोकन का मतलब क्या है, ऑपरेशन, और ये क्या है, ऑपरेटर, जो ये बता रहा है कि ये कोई पर्टिकुलर काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है कि A और B दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। ये बता रहा है कि दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन हैज टू बी कैरिड आउट। और किसके ऊपर होगा ये ऑपरेशन, ऑपरेंड के ऊपर होगा। तो क्या मतलब हुआ इस बात का कि अगर मैं एग्जांपल के लिए लिखूं C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाय B, तो अब इसमें ये जो मल्टीप्लीकेशन है, दिस इज योर ऑपरेटर, ये हो गया आपका ऑपरेटर, है ना। और ये जो A और B है ये हैं आपके ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स, करेक्ट। ऑपरेटर क्या है,
ऑपरेटर वो सिंबल है जो ये बताता है कि व्हाट हैज टू बी डन। ऑपरेटर क्या बता रहा है? विच ऑपरेशन इज टू बी एग्जीक्यूटेड, है ना? कौन सा ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है आपको। और ये जो ऑपरेंड्स हैं ये क्या बताते हैं कि आपको ऑपरेशन किसके ऊपर करना है, ए और बी के ऊपर मल्टीप्लीकेशन का। अब ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। किसे करना है? ए और बी को करना है ना? तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में दो ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन और असाइनमेंट ऑपरेशन। क्या करेगा? पहले मल्टीप्लाई करेगा और फिर उस वैल्यू को यहां पर असाइन करेगा। करेक्ट? तो दिस इज ऑल्सो एन ऑपरेटर, दिस इज ऑल्सो एन ऑपरेटर, है ना? ये भी बता रहा है कि क्या करना है। ठीक बात है। तो इस तरह से हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उस एक्सप्रेशन को मीनिंग देने के लिए डिफरेंट ऑपरेटर्स की हेल्प से हम उस अपने प्रोग्राम में डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स को लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब स्पेशल सिंबल्स कौन से होते हैं? जैसे हमने अभी बताया कि अलग अलग स्पेशल सिंबल हमारे प्रोग्राम में होते हैं, जैसे ए बी सी, जो भी हम कीवर्ड में कीपैड में यूज करते हैं वो सारे के सारे स्पेशल सिंबल हमारे कोड में होते हैं। ठीक, अब आ गया वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी कि वेरिएबल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि एक वैल्यू ले सकता है एक टाइम पर और उसकी वैल्यू को हम बाद में फर्दर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना? कभी भी अगर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहें तो हम इजीली उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हुआ हमारा वेरिएबल वाला। ठीक बात है। तो अब देखो, अब अगला क्या है हमारा? डेटा टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं अगर AKTU के क्वेश्चंस की बात करूं तो डेटा टाइप ऐसा, देखिए अगर मैं आपको फर्दर मैं आगे बढ़ा के दिखाती हूँ स्लाइड आपको, ये देखिए, ये देखो बेटा AKTU में जो PYQs आए हुए हैं इसमें कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपको डेटा टाइप यहाँ देखिए 21, 22, 22, 23 के सेम 1 सेम 2 सारे पेपर्स में, PPS का सेम 1 सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में अलग अलग बच्चों के लिए जो पेपर होते हैं उन सब में हर बार ये डेटा टाइप वाला क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ भी देखिए, तो डेटा टाइप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ध्यान से डेटा टाइप पूरा का पूरा समझना है। तो नेक्स्ट मैं क्या स्टार्ट कर रही हूँ कि डेटा टाइप क्या होता है, क्या इंडिकेट करता है, क्या मतलब है डेटा टाइप का। पहले हल्का सा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेटा टाइप इंडिकेट द टाइप्स ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन हैव। टाइप्स ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन हैव मतलब एक पर्टिकुलर वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो ये बताता है कि ये जो वेरिएबल है इसमें कितने टाइप का डेटा हम होल्ड कर सकते हैं। इसको पहले मैं हल्का सा आपको एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ, फिर उसके बाद आपकी पिक्चर जो होगी इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी क्लियर हो जाएगी। देखिए सपोज मैंने यहां लिखा, मैंने इंट x इज इक्वल टू 10, है ना? अब ये लिखते हुए या इसको और सिंपल लिखो इंट x। तो ये इंट x में ये जो x है ये तो आइडेंटिफायर है, ये जो इंट है ये क्या है? इसका डेटा टाइप। डेटा टाइप ये इस पर्टिकुलर वेरिएबल के बारे में क्या क्या बताता है। जो हम कंपाइलर को डिक्लेयर करते हैं कि हम x नाम का एक वेरिएबल लेंगे और वो इंटीजर टाइप का होगा, हमने ये इसकी डिक्लेरेशन कर दी, तो इसके डेटा टाइप ने हमें क्या क्या बातें, क्या क्या जानकारियां ऐसी हैं जो कंपाइलर को ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। पहली बात, विच टाइप ऑफ वैल्यू डेटा टाइप टेल्स फॉलोइंग। डेटा टाइप टेल्स फॉलोइंग थिंग्स। क्या 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 बताया इसने भाई? पहला, विच टाइप ऑफ वैल्यू, पहला फर्स्ट इज विच टाइप ऑफ वैल्यू x में स्टोर या कंटेन, किस टाइप की वैल्यू आप x में स्टोर कर सकते हैं। दूसरी चीज, हाउ मच मेमोरी इज अलोकेटेड टू x। a है ना, x है, हाउ मच मेमोरी इज अलोकेटेड टू x। x जो वेरिएबल है उसे कितनी मेमोरी एलोकेट हुई। डेटा टाइप ने पहले ये दो बातें बताई
क्या कि जब x आपने क्रिएट किया, भाई ये मेमोरी है, मेमोरी में आपने x क्रिएट किया, तो इस x में कि कैसी वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। तो पहली बात इसने क्या बताई कि हम इसमें इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। दूसरी बात इसने क्या कही कि हाउ मच मेमोरी इज एलोकेटेड, मतलब ये जो मेमोरी ब्लॉक इसे मिला कितनी मिली, ये जो मेमोरी मिली वो कितनी मिली, मतलब यहां देखो ये x को मेमोरी मिली, ये कितनी मेमोरी है, कितने बाइट की मेमोरी है, ये हमें पता है कि ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, है ना, इट विल स्टोर इंटीजर वैल्यू। अब डेटा टाइप ने ये भी बता दिया कि ये कितनी मेमोरी है। तो अगर हम 16 बिट कंपाइलर के ऊपर बात करें, सिंपल 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम या 16 बिट का जो कंपाइलर है उसके ऊपर बात करें, तो एक इंटीजर जो है वो 2 बाइट लेता है, यही मैं मान के चल रही हूँ। कुछ कंपाइलर्स ऐसे होते हैं जो 4 बाइट का इंटीजर होल्ड करते हैं, कुछ कंपाइलर होते हैं जो 2 बाइट का इंटीजर मान के चलते हैं। तो मैं जो भी एग्जांपल दे रही हूँ आपको, फॉर एग्जांपल एक इंटीजर का साइज जो है वो 2 बाइट का है, तो उस केस में ये जो इंटीजर है ये पहले से ही पता चल जाएगा कि जो मेमोरी ब्लॉक बना वो कितने बाइट का बनेगा, 2 बाइट का बनेगा। अब बाइट का मतलब क्या है, ये बेटा हमें पता है कि जब हम किसी भी चीज को स्टोर करते हैं जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है 1 बिट, और क्या होता है 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, है ना, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो इसका मतलब 2 बाइट का मतलब क्या हुआ कि वो जो मेमोरी मिली वो कितनी मिली, 16 बिट्स की, मतलब 16 01 01 01 का जो कॉम्बिनेशन होगा वो जो 10 होगा, वो 10 जो होगा वो बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे उसको। मान लो मैंने यहाँ पे 10 असाइन कर दिया इसमें, तो वो 10 जो होगा वो बाइनरी में रिप्रेजेंट होगा, और 16 01 01 01 की जो सीक्वेंस होगी वो सीक्वेंस जाके इसमें स्टोर होगी। इसका मतलब ये है। तो अब क्या बताया, अभी तक क्या समझ में आया हमें कि डेटा टाइप ने अभी तक हमें 2 बातें बताई कि वो किस टाइप की वैल्यू उस पर्टिकुलर पोजीशन पे स्टोर होगी, और दूसरी बात बताई कि कितनी मेमोरी उस डेटा टाइप को अलोकेट हमने कर दी। चलो, और तीसरी बात क्या बताएगा डेटा टाइप कि जो अवेलेबल ऑपरेशंस हैं, व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन एक्स पर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म आप कर सकते हो, ये वेरिएबल है, इस पर्टिकुलर वेरिएबल पर आप क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, है ना। तो ये तीन बातें ये जो डेटा टाइप है ये इस पर्टिकुलर वेरिएबल के बारे में आपको बता रहा है, ठीक है। अब इन सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग रखते हुए हम ये समझते हैं कि ये डेटा टाइप क्या होते हैं। चलिए देखिए बेटा, 3 टाइप से हम डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, इनको हम प्राइमरी डेटा टाइप्स भी कहते हैं, प्राइमरी भी कहलाते हैं, ठीक है। प्राइमरी मतलब बेसिक डेटा टाइप जो पहले से अवेलेबल है, बने बनाए हैं, हार्डवेयर में इनको पूरा सपोर्ट पहले से मिलता है ना। कौन कौन से होते हैं, याद रखने हैं नाम, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर, वॉइड, ये 5 डेटा टाइप है जो सी में पहले से बने हुए हैं, इन्हें कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। पहले से एग्जिस्टिंग है, आपको यूज करने हैं, आप डायरेक्टली उठाइए और कोई भी वेरिएबल इनके टाइप का क्रिएट कर लीजिए। बस एक बात ध्यान रखनी है कि वॉइड जो है ये किसी भी टाइप का वेरिएबल क्रिएट करने के काम नहीं आता, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू क्रिएट वेरिएबल। अभी मैं एक एक करके आपको आराम से बताऊंगी कि इस बात का क्या मतलब है। जैसे मान लो इस बात का मतलब क्या हो गया कि अगर मैंने ये लिखा कि void x, तो ये इनवैलिड है, ये काम हम नहीं कर सकते। void का पर्पस अलग होता है, अलग जगह पे हम इसको यूज करेंगे, लेकिन है ये प्रिमिटिव डेटा टाइप ही, किसी से मिलके नहीं बना है, बेसिक डेटा टाइप है, डायरेक्टली हम अपने कोड में इसे यूज करते हैं जहां पर ये रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ये सिंपल बेसिक टाइप्स हैं जो पहले से प्रोवाइडेड हैं। अब डिराइव्ड कौन से होते हैं, अगले टाइप के डेटा टाइप होते हैं डिराइव्ड वो जो इन प्रिमिटिव टाइप्स का यूज करके बनते हैं। जैसे अगर मैं कोई फंक्शन बनाऊंगी, अभी हम बाद में पढ़ेंगे, हम फंक्शन बनाएंगे, तो फंक्शन बनाते हुए हम इन टाइप्स का यूज करेंगे, मतलब इंटीजर यूज करके फंक्शन बनाएंगे, बनाते हुए इस टाइप का हम यूज करेंगे, है ना। पॉइंटर बनाएंगे तब भी हम इनमें से किसी ना किसी का यूज करेंगे, ऐसे ही हम एरे बनाएंगे तब भी हम इन टाइप्स का यूज करेंगे। तो डिराइव्ड कौन से हैं, जो इन्हीं के यूज से डिराइव होते हैं,
इनके बिना नहीं बनेंगे, एग्जिस्ट भी नहीं करते, बनाने पड़ेंगे, लेकिन जब बनाए जाएंगे तो इनकी हेल्प से बनेंगे। उन डेटा टाइप्स को डिराइव्ड डेटा टाइप्स कहते हैं। अभी के लिए आपको इनके नाम याद रखने हैं। फंक्शन पॉइंटर एरे, दीज आर द डिराइव्ड डेटा टाइप्स व्हिच वी कैन डिराइव और व्हिच वी कैन बिल्ड इन सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब अगले हैं यूजर डिफाइंड। ये कौन से डेटा टाइप हैं भाई? ये वो डेटा टाइप हैं जिनका सब कुछ यूजर बनाएगा। ये तो पहले से बने हुए हैं, है ना। ये क्या करेंगे? ये पहले से बने वालों का इस्तेमाल करेंगे। और ये क्या करेंगे? इन्हें हम पूरी तरह यूजर ही डिजाइन करेगा। ये क्या वैल्यू लेंगे, इनका क्या नाम होगा, कितनी मेमोरी लेंगे और किस टाइप के ऑपरेशन हम इन पे कर सकते हैं, ये सारी चीज कौन डिसाइड करेगा? यूजर डिसाइड करेगा। तो इस टाइप के जो डेटा टाइप्स होते हैं उन्हें कहते हैं यूजर डिफाइंड। जैसे स्ट्रक्चर, टाइप डेफ, इनम, यूनियन, हम देखेंगे प्रोग्रामिंग में, इन कंसेप्ट्स को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट 4 यूनिट 5 का कंटेंट है। जो हम काफी कुछ चीजें पढ़ चुके होंगे तो हम अपने डेटा जो यूजर डिफाइंड मेथड्स हैं उनको खुद लिखना सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये तो हुई इसकी बेसिक बाइफिकेशन कि डेटा टाइप क्या होता है और कितने टाइप के मेनली डेटा टाइप होते हैं, है ना, प्रिमिटिव, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड। अब आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो वही बात, प्रिमिटिव जो होते हैं वो इनबिल्ट होते हैं, है ना। प्रिमिटिव कौन से होते हैं? जो बिल्ट इन होते हैं, मतलब पहले से बने हैं, आपको डायरेक्टली उठा के बस यूज करने हैं। कौन से हैं? इनबिल्ट हैं। मोस्ट डेटा टाइप्स व्हिच आर यूज्ड एज सिंपल वैल्यूज सच एज इंटीजर्स, फ्लोट्स, कैरेक्टर्स, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड, ये सारे क्या हैं? आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, सिंपल डेटा टाइप्स हैं। फिर डिराइव्ड कौन से हैं? जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलके बनते हैं, जैसे एरे, पॉइंटर और फंक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया। और फिर जो यूजर डिफाइंड है वो कौन से हैं? जो कि यूजर खुद डिफाइन करता है, जैसे स्ट्रक्चर, यूनियन और इनम। ये आपकी रेफरेंस के लिए ये स्लाइड मैंने ऐड की है, जिससे कि आप अगर लिखें तो आप इजीली इन बातों का एक एक लाइन में डिस्क्रिप्शन लिख दें। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये टेबल, ये प्राइमरी या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की टेबल है। ये प्राइमरी या आप कह सकते हैं प्रिमिटिव, प्राइमरी या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की ये टेबल है जो आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद होनी चाहिए। एग्जाम में ये टेबल पूरी की पूरी एज इट इज बनाने को आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये कहूंगी कि लास्ट 10 इयर्स के अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उन 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स में से कम 8 साल हर बार कॉन्जिक्यूटिवली ये टेबल आपसे बनाने के लिए कही गई है। तो ये आपको बिल्कुल पक्की याद होनी चाहिए। मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं आपको इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप कराऊंगी ताकि आपको ये इजीली आप इसको मेमोराइज कर सकें। ठीक है बेटा, तो अब देखो इसमें क्या है, हर टाइप के डेटा टाइप की रेंज, मतलब वो कहां से कहां तक है और कितने बाइट लेता है मेमोरी में और उसका क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये चीजें आपको याद रखनी। क्या टाइप का नाम, उसकी रेंज, कहां से कहां तक की वैल्यूज उसमें आ सकती हैं, कितने बाइट लेता है वो मेमोरी में, और साथ साथ उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उस फॉर्मेट स्पेसिफायर की हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए ये बात समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जिससे कि जो अभी मैंने जो ये टेबल बनाई ये आपके लिए ईज आउट हो जाएगी याद रखनी। देखो सबसे पहले हम कैरेक्टर की बात करते हैं। पहला डेटा टाइप हमने लिया कैर, कैर की बात कर रहे हैं, है ना। तो जो कैर है वो 1 बाइट लेता है मेमोरी में। देखो यहाँ पे हमने बताया कि कैर जो है ये 1 बाइट मेमोरी में लेता है। तो अब ये तो हमें याद रखना है कि भाई इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो परसेंटाइल सी है। कैर में जो उसका इनिशियल है वो क्या है? सी। तो ये परसेंटाइल सी से इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया, है ना। अब देखो आपने एक चीज ध्यान से देखनी है, क्या कि ये जो टेबल है इसमें 2 कैर हैं, एक साइंड कैर और एक अनसाइंड कैर, एक साइंड और एक अनसाइंड। बस यहां समझना है कि ये साइंड और अनसाइंड का क्या मतलब है, इनमें क्या डिफरेंस है और कैरेक्टर्स में इनकी रेंज किस तरह से चेंज हो जाएगी। तो देखो पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग लो। देखो बेटा साइंड का मतलब क्या है, सब अब हमने क्या कहा कि जो कैर है वो 1 बाइट लेगा, है ना। तो 1 बाइट का मतलब बताओ जरा, 1 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स। ठीक बात है, 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं। तो हम 8 बिट का यूज करके कितने नंबर लिख सकते हैं? हाउ मेनी नंबर्स वी कैन रिप्रेजेंट यूजिंग 8 बिट्स? 2 रेज़ टू द पावर 8। डायरेक्टली याद रखो 8 नंबर्स that can be represented using 8 bits।
8 बिट्स का यूज करके कितनी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर 8। टोटल 2 रेज़ टू द पावर 8 नंबर्स हम 8 बिट का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो 2 रेज़ टू द पावर 8 है, इसकी वैल्यू आती है 256। देखिए, है ना? जब हम 2 रेज़ टू द पावर 8 को कंप्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 256। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं 1 बाइट में कैरेक्टर को स्टोर कराऊं तो 8 बिट्स में, मतलब 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं। भाई हमने कहा कि ये कैरेक्टर स्टोर होने के लिए 1 बाइट लेगा, तो 8 बिट में हम टोटल नंबर कितने रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 256 नंबर। अब अगर मैं, 2 केसेस है मेरे पास। पहला केस है साइंड और दूसरा केस है मेरे पास अनसाइंड। पहला है साइंड और दूसरा है अनसाइंड। अब देखो, साइंड का मतलब है कि नेगेटिव नंबर्स आर अलाउड, है ना? और अनसाइंड का मतलब है ओनली पॉजिटिव नंबर्स आर अलाउड। ठीक है, तो अगर मैं साइंड की बात करूं तो अनसाइंड लो, पहले अनसाइंड की बात करूं, टोटल 256 है, तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या हुई? 0 से लेके 255। टोटल 256 नंबर हो गए, 0 से लेके 255 में टोटल कितने नंबर हो गए? 256। पॉजिटिव डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर नहीं। और अगर मैं नेगेटिव नंबर को भी कंसिडर करूं तो उस केस में इसकी रेंज क्या हो जाएगी? -128 से 0 और फिर उससे +127 तक। देख लो भाई, है ना? इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 256 को 2 से डिवाइड करो, क्या आया? 128। तो 0 से लेके 127 तक कितने नंबर? 128। और -128 से लेके 0 तक कितने हो गए? 128। तो टोटल कितने हो गए? 256 नंबर्स। टोटल कितने नंबर हो गए? 256 नंबर। तो बस ये फर्क है, और क्या फर्क है ना? साइंड अनसाइंड में ये डिफरेंस है कि साइंड नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, तो जो उसकी रेंज है आधी 0 के इधर और आधी 0 के इधर। जबकि अनसाइंड में क्या होगा? पूरा का पूरा 0 से प्लस डायरेक्शन में चलेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर अलाउड ही नहीं है। तो अब देखो, देखो अब क्या है यहाँ पर, देखो साइंड कैर जो है वो -128 से +127 तक की रेंज है उसकी, जबकि जो अनसाइंड है उसकी रेंज होगी 0 से 255। आ गया समझ में, है ना? और अब इनका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो क्या है? परसेंटाइल। सी दोनों का सेम है, दोनों 1 बाइट लेते हैं। क्लियर हो गया? अब हम इसी तरह इंटीजर की बात करते हैं। ये जो इंटीजर है, इन सबकी 1 मिनट में अभी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए देखिए, इंटीजर्स में क्या करेंगे हम। ये तो हुई कैरेक्टर की बात। अब देखो बेटा, इंटीजर के लिए इसी तरह नेक्स्ट जो है वो है इंट। ठीक है, इंट में देखो, इंट कितने बाइट लेता है? 2 बाइट्स। हमने अभी कहा कि जो नॉर्मल इंट है वो 2 बाइट लेता है। ठीक, अब 2 बाइट का मतलब क्या हो गया? कितने बिट्स? 16 बिट्स। 2 बाइट में कितनी बिट्स आ गई? 16 बिट। तो अब कितने नंबर्स कितने रिप्रेजेंट करेंगे? 16 बिट का यूज करके कितने नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर 16 नंबर्स। टोटल नंबर कितने रिप्रेजेंट हो सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर 16। और 2 रेज़ टू द पावर 16 की वैल्यू क्या आती है? 65536। क्या वैल्यू होती है? 65536। अब इसमें भी अगर मैं साइंड और अनसाइंड की बात करूं, अब फिर दोबारा ले लो, ये लो, ये तो है साइंड, है ना? और इधर है अनसाइंड। अगर मैंने अनसाइंड कर दिया, मतलब हम साइन को कंसिडर नहीं कर रहे, सारे पॉजिटिव हैं, तो सारे पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा? 0 से लेके 6। दिस इज अनसाइंड। तो क्या रेंज हुई बताओ? 0 से 65535, क्योंकि नेगेटिव नंबर इसमें कोई आएगा ही नहीं, है ना? और जो साइंड है उसकी रेंज क्या हो गई? बोलो, देखो, देखो किस तरह बना। 0 से लेके 65535, क्योंकि जो साइंड, जो अनसाइंड नंबर है, जो अनसाइंड नंबर है वो क्या होगा? वो सारा का सारा पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा, जबकि जो नेगेटिव नंबर है जिसमें नेगेटिव वैल्यूज अलाउड है वो हाफ डिवाइड हो गया, है ना? हाफ हाफ डिवाइड हो, आधा इधर के डायरेक्शन में 0 के और आधा इधर के डायरेक्शन में। तो क्या होगा? -32768 से
प्लस 32767 तक वो रन कर जाएगा। तो क्या होगा, देखो कहां पर आए हम, हाँ तो अनसाइंड में तो यहां आ गया और साइंड में क्या हो गया, -32768 से लेके प्लस 32767 तक हमारी जो नंबर होंगी उनकी रेंज हो जाएगी, है ना। तो ये तो बेसिक बात हुई कि साइंड और अनसाइंड इंट क्या होता है। साइंड वो जिसमें माइनस साइन अलाउड है, अनसाइंड वो जिसमें माइनस साइन अलाउड नहीं है। अब इंटीजर में एक कंसेप्ट आता है शॉर्ट और लॉन्ग का। क्या मतलब है, देखो ये जितना भी ऑर्डिनरी इंटीजर है इसको हम शॉर्ट इंटीजर कहते हैं। देखो बेटा, अब ये हमने क्या किया, बेसिकली हमने रेंज बना दी। रेंज का मतलब क्या है कि अगर इससे बड़ी वैल्यू मैं किसी इंटीजर के अंदर डालूं तो इसका मतलब वो वैल्यू उसमें हम स्टोर नहीं करा सकते। अगर मैं 65538 किसी इंटीजर के अंदर डालूं, जैसे मान लो मैंने लिखा कि इंट x इज इक्वल टू 65538, तो अगर मैंने ये वैल्यू इस इंटीजर में डाली तो क्या इस वैल्यू को, ये x की वैल्यू चली जाएगी इसमें, नहीं, क्यों, या एक ही वेरिएबल लो 65536, ये लो बस एक वैल्यू बढ़ी, 0 से लेके 65535 तक अलाउड है, मैंने क्या लिख दिया 6, तो क्या ये इसमें चला जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई आपने इसकी जो रेंज है वो रेंज आपने लिमिटेड कर दी। अब हम ये चाहते हैं कि हम किसी वेरिएबल में वैल्यू तो इंटीजर लेना चाहते हैं लेकिन बड़ी वैल्यू लेना चाहते हैं, इसके आगे भी हम चाहते हैं और बड़ी वैल्यूज भी हम डाल सकें, तो उसके लिए हम चले जाते हैं लॉन्ग इंट पे। ये तो है आपका नॉर्मल इंट, और फिर हम चले जाते हैं लॉन्ग इंट पर। लॉन्ग इंट क्या करता है भाई, वो 4 बाइट ले लेता है ना। ये इंट क्या करता था, 2 बाइट लेता था, उस इंट में हम क्या करते हैं 4 बाइट ले लेते हैं, ठीक है। अब जब लॉन्ग इंट का कंसेप्ट आया तो जैसे ये बोल देते हैं ना कि नॉर्मल जो इंटीजर है उसी इंटीजर को हम शॉर्ट इंटीजर बोल देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं कि शॉर्ट इंट आई, ध्यान से देखना, शॉर्ट इंट आई, और मैंने कहा खाली शॉर्ट आई या इंट आई, इन तीनों का मतलब सेम है, ऑल 3 आर सेम। मतलब खाली जो इंटीजर है अगर मैं उसे खाली शॉर्ट लिख दूं तो भी एक ही बात है, और अगर मैं खाली शॉर्ट इंट आई लिखूं तो भी एक ही बात है। ऑर्डिनरी इंटीजर को ही हम शॉर्ट इंटीजर कह सकते हैं, ठीक। अब अगला आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए मैंने कभी साइंड अनसाइंड नहीं लिखा, तो ये साइंड अनसाइंड का पर्पस क्या है, फिर फायदा क्या हुआ साइंड अनसाइंड का। देखो बेटा, बाय डिफॉल्ट all integers and all characters are signed integers and signed characters। क्या बताया मैंने, all integers and all characters are by default signed integers and signed characters। क्या मतलब है, देखो देखो signed की बात, by default नोट लिखो, by default का मतलब अगर आपने उसे अभी तक कुछ नहीं लिखा तो by default वो signed है। all characters and integers are signed। अगर आपको उसे अनसाइंड बनाना है तो फिर आपको अलग से लिखना पड़ेगा, अनसाइंड बनाना है तो अलग से बनाओ उसे अनसाइंड। मतलब क्या हुआ इसका, देखो एग्जांपल, अगर मैं लिखूं कैर एक्स, ठीक है, और अब मैं लिखूं साइंड कैर एक्स, तो बोथ आर सेम। मैंने कैर एक्स लिख दिया या कैर के आगे मैंने साइंड लगा दिया तो ये दोनों बातें एक ही हैं। अगर हम यहां साइंड ना भी लगाते तो भी इसका मतलब साइंड ही होता। ये जो x है उसकी रेंज -128 से +127 ही रहती, ठीक है। अब अगर मुझे इसे अनसाइंड बनाना है तो क्या लिखेंगे, अनसाइंड कैर एक्स। नाउ दिस इज डिफरेंट, है ना। अब ये जो x है इसकी जो रेंज है वो कहां से कहां तक की होगी, 0 से लेके 255 तक की होगी। इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, रेंज क्या होगी x की, रेंज ऑफ x इज 0 to 255 अनसाइंड, है ना। और यहां पर जो होगी रेंज ऑफ x वो क्या होगी, -128 से लेके 0 और फिर +127 तक। इस तरह से ये साइंड अनसाइंड काम करते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको इंटीजर लिखा है
शॉर्ट इंट लिखा है, लॉन्ग इंट लिखा है, तो वो सारे साइंड होते हैं। आप अगर अनसाइंड बनाना है तो अलग से अनसाइंड आपको लिखा मिलेगा। और देखो बेटा ये सारे कीवर्ड हैं, ये कैर, साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट, लॉन्ग, ऑल दीज आर कीवर्ड्स। ठीक है, अब देखो यही चीज अगर मैं इसके बारे में बात करूं, पहली बात तो ये हो गई कि बाय डिफॉल्ट ये सारे के सारे इंटीजर और कैरेक्टर जो होते हैं वो साइंड होते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, दूसरी चीज क्या है, अब देखो इंपॉर्टेंट, अगर मैं इंटीजर के केस में बात करूं तो अगर मैंने लिखा सपोज साइंड इंट एक्स, ठीक है, और साइंड शॉर्ट इंट एक्स, तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो ऑर्डिनरी इंटीजर है वो ही शॉर्ट इंटीजर है ना, तो ये दोनों के दोनों सेम है। और अगर मैं कुछ भी ना लिखूं, खाली लिख दूं इंट एक्स, तो ये भी सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑल इंटीजर्स आर साइंड इंटीजर्स। ठीक है, मुझे लगता है ये चीज आपकी अभी तक आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मुझे किसी इंटीजर को लॉन्ग लिखना है, ये सेम है, इनकी जो रेंज है वो सब सेम है। ठीक है, अब अगर मुझे लॉन्ग लिखना है तो मुझे लॉन्ग इंटीजर के लिए अलग से लॉन्ग लिखना पड़ेगा, लॉन्ग इंट एक्स। ये जो है, ये जो लॉन्ग इंट है, इसकी जो रेंज है वो अलग होगी, है ना, इसकी जो रेंज है वो बड़ी हुई होगी, क्योंकि जो लॉन्ग है उसके जो नंबर ऑफ बाइट्स हैं वो इंक्रीज हो गए, ये 4 बाइट का है, इसलिए जो इसकी रेंज होगी वो बड़ी होगी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इस रेंज का मतलब क्या है, ये रेंज का मतलब क्या है? अगर हम इसमें कोई बड़ी वैल्यू डाल दें तो उस केस में क्या होगा? देखो ध्यान से देखना, अगर मैं लिखूं मेन, और मेन के बाद मैंने लिखा कैर एक्स इज इक्वल टू 256, ठीक बात है, कैर एक्स या एक्स इज इक्वल टू 256। अब मैंने इसे प्रिंट कराया, प्रिंटफ परसेंटाइल डी कॉमा और एक्स। पहली बात तो ये दिमाग में आएगी कि भाई ये है तो कैरेक्टर, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने परसेंटाइल सी क्यों नहीं लगाया, है ना। परसेंटाइल सी कैरेक्टर को हम परसेंटाइल सी और परसेंटाइल डी दोनों से लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ परसेंटाइल सी लगाएंगे तो उस केस में तो इस पर्टिकुलर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू हमारी आएगी उसके करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर होगा वो प्रिंट हो जाएगा, और अगर हम परसेंटाइल डी लगाएंगे तो ये वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं परसेंटाइल डी से वैल्यू प्रिंट करके आपको दिखा रही हूं, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये जो वैल्यू रेंज है वो किस तरह से चलती है। अब देखो, अब ये जो कैरेक्टर है ये कैसा कैरेक्टर है? साइंड कैरेक्टर है, क्योंकि मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा। साइंड का मतलब है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में चलेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 256, अगर मैं बात करूं 256, या आप चलो यहाँ पर अनसाइंड लगा के देखो, और इजी एग्जाम्पल बनाते हैं पहले। ये अनसाइंड है, अनसाइंड का मतलब इसकी रेंज क्या है? 0 से लेके 255, है ना। तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करेगा, बताओ क्या, 0 से लेके 255 यहां तक है। अब इसमें जैसे ही 1 ऐड होगा ये कहां पहुंच जाएगा? फिर 0 पे पहुंच जाएगा, मतलब ये इसी रेंज के बीच में ऑसिलेट करेगा, है ना। 255 तक चला, +1, 256 क्या है? 255 +1 करते ही कहां आएगा? 0 पे। तो ये क्या प्रिंट करेगा? 0। 16 बिट कंपाइलर पर इस तरह से इनकी रेंज होती है, तो ये उसी रेंज के अंदर ऑसिलेट करते रहेंगे, ठीक बात है। तो अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, हालांकि मैं जब आगे प्रोग्रामिंग कराऊंगी वहां पर भी बताऊंगी कि किसी भी कैरेक्टर को हम परसेंटाइल डी और परसेंटाइल सी दोनों को यूज कर सकते हैं प्रिंट एफ में। अगर हम परसेंटाइल डी यूज करते हैं तो जो वैल्यू इंटीजर वैल्यू है वो प्रिंट हो जाती है, और हम परसेंटाइल सी यूज करते हैं तो उस पर्टिकुलर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर होता है वो प्रिंट हो जाता है, ठीक बात है। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपके डेटा टाइप से रिलेटेड थी। अब देखिए बेटा, तो इसी तरह इन्हीं बातों का ध्यान रखिए, बस आपको ये टेबल थोड़ी सी मेमोराइज करनी है। क्या है देखो इसमें, अब इस टेबल में ऐसा क्या बचा जो याद नहीं रह सकता? देखिए, साइंड अनसाइंड कैर दोनों सेम है, बस रेंज अलग है ना, क्योंकि आधी आधी डिवाइड हो गई। बाकी दोनों 1 बाइट लेती है, दोनों में फॉर्मेट स्पेसिफायर सी है। चलो, अब शॉर्ट साइंड एक ही बात है, मैंने शॉर्ट साइंड का मतलब मैंने आपको बता दिया। नॉर्मल जो इंटीजर है वो नॉर्मल इंटीजर शॉर्ट इंटीजर है, और वो साइंड भी है, तो उसकी रेंज ये हो गई, 2 बाइट लेगा और फॉर्मेट स्पेसिफायर उसका परसेंटाइल डी होगा।
अब शॉर्ट अनसाइंड, अनसाइंड होगा तो उस केस में पॉजिटिव नहीं होगा, सारा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कोई नहीं होगा। तो उस केस में यहां पर देखो अनसाइंड के केस में यहां पर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है यू, ये आपको ध्यान रखना है। जब हम अनसाइंड इंटीजर को प्रिंट करेंगे तो फॉर्मेट स्पेसिफायर यू प्रिंट करेंगे। चलो अब साइंड इंट और शॉर्ट साइंड इंट दोनों सेम है, साइंड इंट और शॉर्ट साइंड इंट दोनों सेम है, तो देखो ये दोनों सेम है ना, ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ये बात आपको पता चल गई कि चाहे शॉर्ट हो, साइंड हो, खाली शॉर्ट हो, खाली इंट हो, वो शॉर्ट और साइंड है ही है। ठीक है, अनसाइंड इंट और शॉर्ट अनसाइंड इंट ये दोनों सेम है, देखो ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, एक ही बात है ना। तो देखने में टेबल बड़ी है, लेकिन अगर आपकी एक बार अंडरस्टैंडिंग बन गई कि इनका मतलब क्या है, आप खाली शॉर्ट लिख लें, शॉर्ट साइंड लिख लें, खाली इंट लिख लें, वो सारी बातें एक है। ठीक है, अनसाइंड लगा दोगे तो बस उसकी रेंज में फर्क पड़ जाएगा और फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज हो जाएगा। चलो अब लॉन्ग साइंड में क्या हुआ कि ये 4 बाइट लेने लगा, तो उसी हिसाब से नंबर ऑफ बिट्स जो है वो इंक्रीज हो गई, उसी हिसाब से इसकी रेंज बन गई। साइंड है तो आधा जीरो के इधर और आधा जीरो के लेफ्ट में है ना। और इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसमें इंटीजर के लिए डी यूज करते हैं, तो लॉन्ग इंटीजर के लिए एल डी यूज कर रहे हैं, इसमें एल और लगा दिया। ठीक है, अब लॉन्ग अनसाइंड के केस में देखो ये पूरी की पूरी पॉजिटिव डायरेक्शन की वैल्यू इसी की हाफ करके करी थी, इसी वैल्यू को हाफ करके आधा नेगेटिव और आधा पॉजिटिव बना रखा है। और जब अनसाइंड लगेगा और लॉन्ग भी होगा तो फॉर्मेट स्पेसिफायर एल और यू हो गया, अनसाइंड के लिए यू होता था, लॉन्ग भी लगा दिया तो एल यू हो गया। ठीक है, अब फ्लोट वैल्यू कौन सी होती है, जो नेगेटिव वैल्यूज, जो डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज भी लेती हैं। तो ये सारी वैल्यूज आप इनको याद कर ले। फ्लोट भी 4 बाइट लेता है, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंटाइल एफ। ठीक, फिर उसके बाद हम डबल लेते हैं, डबल में क्या होता है, रेंज बढ़ जाती है, मतलब साइज बढ़ा देते हैं। उसी तरह रियल नंबर्स ही आते हैं डेसिमल पॉइंट वाले, लेकिन उनका साइज बढ़ गया तो उसकी रेंज बढ़ गई, उसके लिए एलएफ यूज करते हैं। और फिर लॉन्ग डबल का साइज और बड़ा हो जाता है, उसके लिए कैपिटल एलएफ यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह बस ये 3 रेंज आपको एक तरीके से याद रखनी पड़ेंगी, और इनको याद रखने का भी वो बहुत मुश्किल कोई तरीका नहीं है। देखिए ये 3.14 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ 38 है, यहाँ 308 है, तो इस तरह आप इनको थोड़ा थोड़ा डायरेक्टली मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके ऊपर का तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे आता है। फिर भी मैं ये कहूंगी कि आपको समझ में आ जाए, उसके बाद फिर भी आप एक ये पूरी टेबल आपको 100% मेमोराइज होनी चाहिए। एग्जाम में पूरी की पूरी टेबल एज इट इज ड्रॉ करने के लिए आती है, इसको याद रखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, 1-2 बार आप इसे लिख के देखेंगे, आपको याद हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ये पक्की आपको करके जानी है। ठीक है बेटा, तो ये हुई हमारी डेटा टाइप्स की अंडरस्टैंडिंग। अब अगली जो चीज आती है वो आते हैं हमारे एक्सप्रेशंस। हमें पता है एक्सप्रेशन क्या होते हैं, किस तरह से हम लिखते हैं। जैसे ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो गया, है ना। जैसे हमें कोई भी काम करना है, जैसे मान लो मैंने लिखा c इज इक्वल टू a प्लस बी, ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है जो ये बताता है कि हम एक पर्टिकुलर काम को कैरी आउट करेंगे। तो एक्सप्रेशन भी जो होते हैं वो आपका टोकन का पार्ट होते हैं। क्या है, एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स, वेरिएबल्स, फंक्शन कॉल्स, मल्टीपल चीजें हम आगे आगे लिखेंगे तो उन सबको हम एक्सप्रेशन कह देते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू आर, ये एरिया हमने कैलकुलेट किया, ये क्या है, एक्सप्रेशन है। एक एक्सप्रेशन जो कुछ कंप्यूट करके किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू डालता है उसे हम एक्सप्रेशन कह देते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट, टोकन्स, है ना। सी में टोकन्स क्या होते हैं, सी का बेसिक कैरेक्टर सेट और जो टोकन्स हैं वो क्या काम करते हैं। अब देखो ये इन चीजों के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस पहले एकेटीयू में आ चुके हैं। देखिए सिंटेक्स क्या होता है, इंपॉर्टेंस बताइए सिंटेक्स की प्रोग्रामिंग में, यहीं से हमने लेक्चर नंबर 5 पार्ट 1 में ये सारी चीजें कवर की हैं। फिर सिंटेक्स एरर और लॉजिकल एरर में क्या डिफरेंस है, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स, ये हम फिर भी दोबारा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसका ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया कि ऑपरेटर तो वो सिंबल है जो ये बताता है कि हमें क्या करना है, और ऑपरेंड्स वो वैल्यूज हैं जिनके ऊपर हमें ऑपरेशन लगाना होता है। ठीक है, फिर आइडेंटिफायर और कीवर्ड बताइए क्या होते हैं। फिर डिफाइन डेटा टाइप्स इन सी, डेफिनेशन बताइए क्या मतलब है। बेसिक डेटा टाइप इन टर्म ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाइड, फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड रेंज, ये वही टेबल है जिस टेबल के बारे में हम बात कर रहे हो। देखिए कितनी बार रिपीट हुई है, ये 2 साल लगातार दोनों सेमेस्टर में आया है, बिल्कुल रीसेंट पेपर्स की बात कर रही हूं मैं। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन वॉइड एंड इंट डेटा टाइप्स, ये चीज हम और थोड़ा थोड़ा आगे जाके डिस्कस करेंगे। वॉइड बेसिकली एक ऐसा डेटा टाइप है जो कोई मेमोरी नहीं लेता, डज नॉट टेक एनी मेमोरी,
बस अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखें, फिर आगे आगे जब हम वॉइड को यूज करेंगे डिफरेंट मेथड्स में, डिफरेंट प्लेसेस पे, तो आपको इनका डिफरेंशिएशन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक सी कैरेक्टर सेट। और जो हम बेसिक प्रोग्राम बनाते समय जिन जिन चीजों का यूज करते हैं, मैंने कोशिश की है कि वो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको उन चीजों की होने लगे। ठीक है, आप इसको पढ़ते रहिए और फिर हम कंसिक्यूटिवली आगे जो फर्दर लेक्चर्स होंगे उसमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपनी स्ट्रेंथन करते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।